द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हो गई हैं, बन गई हैं। द्रौपदी मुर्मू ने बड़े अंतर से ये जीत दर्ज की है। उन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया और गैर एनडीए दलों ने भी उन्हें बड़े पैमाने पर यहां पर समर्थन दिया है। लेकिन विपक्ष की ओर से क्रॉस वोटिंग भी यहां पर ताबीज जमकर हुई है। कम से कम 17 सांसद ऐसे हैं और 100 से ज्यादा विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग यहां पर की है। और इनकी जीत के बाद पूरे देश में जश्न भी मनाया गया। यशवंत सिन्हा ने भी मुर्मू को बधाई दी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के घर जाकर उनको बधाई दी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई संदेश दिया। मयूरभंज से दिल्ली तक दिखता रहा जश्न। आखिर देश को मिली है पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो सुदूर ओडिशा के मयूरभंज से आई है। जीत पक्की होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावी राष्ट्रपति के घर जा पहुंचे। उन्होंने गुलदस्ता देकर उनको बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े केंद्रीय मंत्री और नेता उनके घर बधाई देने पहुंचते रहे। जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जीती, उनके घर पे जश्न का माहौल शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले पहुंचे उनके बधाई देने के बाद, और तब से यहाँ पर सांस्कृतिक नृत्य चल रहा है। तमाम मंत्री कैबिनेट के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। पूरी जो व्यवस्था है उन्होंने देखी। अर्जुन राम मेघवाल आपको दिखेंगे और ये तस्वीर बताती है कि देश कितना गौरवान्वित है। यहाँ पर अभिनंदन नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश की पहली ट्राइबल राष्ट्रपति बन चुकी हैं। दरअसल तीसरे दौर की गणना के बाद ही द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की हो गई थी। वो 5,77,000 मूल्य के वोट हासिल कर चुकी थी, जो बहुमत से ज्यादा है। उन्हें 9 गैर एनडीए और विपक्षी दलों जैसे बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, अकाली दल, एआईएडीएमके, टीडीपी, शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी वोट मिले। खुद यशवंत सिन्हा ने अंतिम फैसले से पहले ही हार कबूल की और उन्हें जीत की बधाई दी। फिर बधाइयों का तांता लगा रहा। दोनों के व्यक्तित्व में देखेंगे तो उनका व्यक्तित्व जो है गरीबों को रिप्रेजेंट करने वाला, ट्राइबल को रिप्रेजेंट करने वाला, एक लगातार सरल सहज स्वभाव के व्यक्तित्व, यह द्रौपदी मुर्मू जी का व्यक्तित्व है। 2,824 first preference votes, the value of which is 6,76,803. 1,877 first preference votes were secured by Shri Yashwant Sinha, value of which is 3,80,177. As the first preference vote secured by Shrimati Draupadi Murmu was greater than the requisite quota, I, in my capacity as returning officer, declared that Shrimati Draupadi Murmu has been duly elected to the office of the President of India. इसी बीच ये खबर भी आई कि उपराष्ट्रपति चुनाव से तृणमूल कांग्रेस अलग रहेगी। इसके लिए जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा में मुकाबला है। In the upcoming vice presidential polls, it is neither supporting question of 6 तारीख को उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी गैर हाजिर रहेगी। एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने उम्मीदवार का नाम तय किया है, उसके लिए उन्होंने उस पार्टी से भी चर्चा नहीं की जिसके दोनों सदनों में 35 सांसद हैं। इसीलिए हम वोटिंग से गैर हाजिर रहेंगे। लेकिन फिलहाल की खबर यह है कि देश की 15वीं राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं की कमांडर फिर से एक महिला होने जा रही हैं। प्रतिभा पाटिल के बाद वे दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। सोमवार 25 जुलाई को वे शपथ लेंगी। इस बड़ी जीत के साथ ही द्रौपदी मुर्मू आजादी के बाद देश की पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। इस जीत के बाद जहां एनडीए राजनीतिक तौर पर मजबूत हुई है, वहीं जिस वैचारिक लड़ाई के दावे के साथ यशवंत सिन्हा चुनाव मैदान में उतरे थे, उसमें बड़ी दरारें साफ तौर पर दिखाई दी। जाहिर है यशवंत सिन्हा को मिली इस करारी हार के बाद आने वाले उपराष्ट्रपति चुनावों और 2024 की चुनौती विपक्ष के सामने और बड़ी हो गई है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
तो द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हो। इनका सफर हम देखें जया तो काफी लंबा अनुभव और लंबा सफर रहा है, काफी चुनौतियों भरा जो है इनका करियर रहा और मयूरभंज से यहाँ पर प्रथम नागरिक तक का सफर जो है इन्होंने तय किया है। बिल्कुल, राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा। ओडिशा के एक छोटे से गांव में वो पली बढ़ी, उनका जन्म हुआ और 25 जुलाई को अब शपथ ग्रहण होने जा रहा है। ये कल की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जैसे ही ये खबर आई कि अब जीत एक तरह से पक्की हो चुकी है, अलग अलग शहरों से आप तस्वीरें देख रहे हैं। पूरे देश में कल जश्न मनाया गया। और वहीं राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करने वाले विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि देशवासियों को उम्मीद है कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में वो बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान की संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगी। साथ ही उन्होंने लिखा कि परिणाम चाहे जो भी रहा हो, इस चुनाव से भारतीय लोकतंत्र को फायदा हुआ है। अधिकांश विपक्षी दल एक मंच पर आए। मैं विपक्ष के नेताओं से अपील करता हूं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी न सिर्फ एकता बनाए रखें बल्कि इसे और मजबूत करें। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। उधर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का मुकाबला विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा से है। तो एक तरफ जहां यशवंत सिन्हा ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं विपक्षी एकता बनी रहनी चाहिए, उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी दिखनी चाहिए, वहीं टीएमसी ने इससे अपने आप को अलग रखा है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वो उसमें शामिल नहीं होगी। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार का जो चयन हुआ है उस पार्टी से चर्चा तक उसकी पार्टी से टीएमसी से नहीं की गई, जिससे दोनों सदनों में 35 सांसद आते हैं। राज्यसभा एवं लोकसभा सांसद इधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ टकराव नहीं चाहती हैं, इसलिए उन्होंने यह फैसला किया है। ये दार्जिलिंग पैक्ट के चलते हेमंत बिस्वा शर्मा, ममता बनर्जी, गवर्नर साहब में अपने में एक समझौता हुई कि हमें मदद करो, तुम्हारी भलाई होगी। इसका मतलब ये बीजेपी के साथ टकराव, दुश्मनी नहीं चाहती बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ये मेरा अपना ये अनुभव है। और अब बात करते हैं विपक्ष की एक बड़ी नेता सोनिया गांधी की। कल ईडी ने करीब 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की। इस दौरान देश के अलग अलग शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ता जमकर उन्होंने प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे। ईडी अब 25 तारीख को फिर से सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। सोनिया गांधी के ईडी के सामने पेश होने से पहले करीब 13 विपक्षी दलों ने कांग्रेस की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक में भी भाग लिया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेता को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली से चंडीगढ़ और बेंगलुरु तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चलता रहा और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती रही। देश के कई शहरों में दिखे ऐसे नजारे। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को कांग्रेस ने एजेंसियों का दुरुपयोग बताया। ये भी कहा कि ईडी सोनिया से घर जाकर पूछताछ कर सकती थी। देश देख रहा है कि आप किस रूप में व्यवहार कर रहे हो एक ऐसे नेता के साथ में, जिस नेता का 5 साल तक उन्होंने 10 साल तक यूपीए गवर्नमेंट को एज ए चेयरपर्सन यूपीए नेतृत्व दिया है, जिसकी मैंने बार बार कहूँगा उनके हस्बैंड का शहादत हो गई देश के लिए, उनकी मदर इन लॉ शहीद हो गई, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए उनके वक्त में, बांग्लादेश बन गया। ऐसे नेता के परिवार के ऊपर आप टारगेट करके चल रहे हो,
ये उचित नहीं कहा जा सकता। सीधी बात है कि ये जितनी संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग ना करें। जब मनी लॉन्ड्रिंग हुआ ही नहीं है, सब कुछ चेक में हुआ है, ऑडिट हुआ है, मनी है नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो गया? और फिर ईडी का क्या काम? और यदि पूछताछ करना है तो सार्वजनिक होना चाहिए। बताएं, आम जनता जानना चाहती है। सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में 3 घंटे पूछताछ चली। इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी भी रहीं। ईडी ने पूछताछ के लिए व्यापक तैयारी की थी। अतिरिक्त निदेशक के नेतृत्व में 5 अफसरों ने उनसे पूछताछ की। सभी का टीकाकरण हो चुका था और सब मास्क में थे। सोनिया गांधी से 3 स्तरों में सवाल जवाब हुए। पहले निजी ब्यौरे लिए गए, फिर यंग इंडिया और एजीएल के रिश्तों पर सवाल हुए और कांग्रेस के साथ इन कंपनियों के रिश्ते पर पूछताछ की गई। कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक निवेदन गया है कि अगर कुछ सवाल बाकी हैं तो सोमवार को पूछताछ करें, वो जाने के लिए तैयार है। कांग्रेस की कोशिश इस पूरे मामले को राजनीतिक स्तर पर निपटने की है। संसद से सड़क तक उसके लोग प्रदर्शन करते रहे। आज की उनसे जो पूछताछ है वो पूरी हो गई है और ईडी का कह रहा है कि अब वो एग्जामिन कर रहा है कि क्या जो नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग है वो ईमेल के जरिए वो कर सकती है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आप देखिए अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी एक बार फिर से आमने सामने। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की रिहाई के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इशारों में उन पर निशाना साधा। संसद में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये समझना जरूरी है कि कौन फैक्ट चेकर है, कौन फैक्ट चेकर के पीछे रहकर समाज में तनाव खड़ा करने का यहां पर प्रयास कर रहा है। उनके खिलाफ कोई शिकायत करता है तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है, ये भी उन्होंने कहा। आरजेडी सांसद मनोज झा के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। मनोज झा ने सवाल पूछा था कि नफरती बयान देने वालों के खिलाफ या तो कार्रवाई नहीं होती या फिर सांकेतिक होती है, लेकिन फैक्ट चेकर के खिलाफ कार्रवाई होती है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके जो रूल्स है कंटेंट को लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है। सर ये भी जानना जरूरी है कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरी तरह के अपराध। फैक्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे, ये भी करना बहुत आवश्यक है। और उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है तो कानून उसके लिए अपना काम करता है, जिसके ऊपर सर हमारा मंत्रालय सीधी कोई कार्रवाई नहीं करता। अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था को देखने में वहां कानून काम करता है। सर राजस्थान के भरतपुर जिले में पत्थर खनन के विरोध में एक साधु ने खुद को आग लगा ली और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये पूरा माजरा क्या है, पूरी खबर क्या है, देखते हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। आत्मदाह की कोशिश करने वाले साधु विजयदास की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाया गया है। ब्रज पर्वत एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के बैनर तले ये साधु ब्रज इलाके में खनन के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं। वे ब्रज की पवित्र धरती पर खनन के खिलाफ हैं। आत्मदाह की इस कोशिश से हिली सरकार फौरन समझौते की बात कर रही है। गहलोत सरकार ने साधुओं को भरोसा दिलाया है कि अगले 15 दिन में इलाके को वन क्षेत्र घोषित किया जाएगा और खनन पर रोक लगेगी। आज भरतपुर के पसोपा में लगभग पिछले 1.5 साल से चल रहा साधु सन्यासियों का आंदोलन समाप्त हो गया है। इस संबंध में मैं स्पष्ट कराना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र है जिसको आदि बद्री और कंकाचल पर्वत कहते हैं, इसको राज्य सरकार ने ये घोषणा करी है कि अगले 15 दिनों में नोटिफिकेशन निकाल के वन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई है, जिसमें यद्यपि 3 से 4 बार हमारी और इनकी संघर्ष समिति की वार्ता हुई और समस्त वार्ता में बाबा सभी सहमत थे, परंतु विजयदास जी एक बाबा हैं, उन्होंने स्वयं कहीं से आकर ये कर लिया और उनका स्वास्थ्य जो है वो अभी ठीक है, स्टेबल है और वो उनको एसएमएस में विशेष रूप से भर्ती कराया है ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो। एक और साधु नारायण दास विरोध में एक मोबाइल टावर पर चढ़ गए, मगर ये मामला राजस्थान में गहलोत सरकार के लिए एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल सकता है। बीजेपी ने साधु की दशा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ब्रज के कामा क्षेत्र में पिछले 551 दिन से अवैध खनन को लेकर साधु समाज का आंदोलन चल रहा है। उसके बावजूद लगातार मांग के बाद
सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं होने की परिणति एक साधु के आत्मदाह के रूप में हुई। विजयदास जी के आत्मदाह ने राजस्थान की सरकार की हठधर्मिता की मुद्दों के समाधान न करने की पोल खोल दी है। मुझे लगता है राजस्थान के लिए शर्मनाक है। इन सबका नुकसान 2500 लोगों को होगा जिनका काम छिन सकता है। लेकिन राजस्थान में साल भर बाद चुनाव होने हैं और ऐसे मौके पर कांग्रेस सरकार कोई जोखिम नहीं उठा सकती। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर संग्राम छिड़ गया है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को वर्ल्ड सिटीज समिट कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर की सरकार ने न्योता दिया था, जहां उन्हें ग्लोबल लीडर्स के सामने दिल्ली मॉडल के बारे में जानकारी देनी थी। अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी आमने सामने हैं। एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के सिंगापुर जाने के आवेदन को नकार दिया, खारिज कर दिया। उपराज्यपाल ने ये कहते हुए सीएम के इस आवेदन को खारिज किया कि जहां उनको जाना है वो मेयर्स का प्रोग्राम है, मेयरों का प्रोग्राम है, वहां पर मुख्यमंत्री को नहीं जाना चाहिए। और इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने भी लिखा कि मैं माननीय उपराज्यपाल की सलाह से सहमत नहीं हूं। उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया, उनके मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि अब सिंगापुर दौरे के लिए सीधा विदेश मंत्रालय में वो अपना आवेदन देंगे और उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय भी मुख्यमंत्री की तरह उपराज्यपाल की एडवाइस से सहमत नहीं होगा और उनको अनुमति देगा। वोटर्स हैं, विधायक, एमपीज वगैरह, वो सब वोट डाल रहे हैं। मैंने भी अभी जैसा कि अटकलें लग रही थी, संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, वही हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे पर रोक लग गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जो फाइल जो दिल्ली सरकार ने भेजी थी उपराज्यपाल के पास में मंजूरी के लिए, वो दिल्ली सरकार को भेज दी है और उसमें उन्होंने जो है ये साफ लिख दिया है कि पहली नज़र में ये जो कार्यक्रम है ये मेयर लेवल का लग रहा है और इसमें जो विषय डिस्कस होने हैं ये अर्बन गवर्नेंस के अलग अलग एस्पेक्ट हैं जो कि दिल्ली सरकार के एक्सक्लूसिव डोमेन में नहीं आते। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली के अंदर जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, ये जो विषय है दिल्ली सरकार जिन पर काम करती है, इन विषयों पर वो एक्सक्लूसिव काम नहीं करती बल्कि एमसीडी भी जो है काम करती है उस विषय पर, एनडीएमसी भी उस विषय पर काम करती है। तो क्योंकि उनके एक्सक्लूसिव डोमेन में ये नहीं आते हैं, मेयर लेवल का ये प्रोग्राम है, तो इसीलिए जो है सलाह दी जाती है कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में ना जाए। हालांकि अगर आप ठीक से देखें तो ये जो एक्सक्लूसिव डोमेन वाली बात की है कि इसमें अर्बन गवर्नेंस के अलग अलग एस्पेक्ट डिस्कस होने हैं जो कि एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं है दिल्ली सरकार का, तो अगर यही आधार बनाया जाएगा तो फिर तो अरविंद केजरीवाल कभी भी विदेश नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो एक शहर के ही तो मुख्यमंत्री हैं और जब शहर की गवर्नेंस, अर्बन गवर्नेंस की बात आएगी तो अलग अलग एस्पेक्ट की बात आएगी ही। और दिल्ली में कोई एक एजेंसी नहीं है, कई अलग अलग एजेंसी जो हैं वो मिलकर काम कर रही होती हैं। चाहे वो सड़क बनाने की बात हो तो सड़क तो पीडब्ल्यूडी भी बना रही होती है और जो छोटी सड़कें हैं, गलियां हैं, ये एमसीडी भी बना रही होती है। तो अगर एक्सक्लूसिव डोमेन की बात आएगी तो अरविंद केजरीवाल तो केवल इस बार नहीं बल्कि कभी भी जो है जब ये बुलाया जाएगा कुछ ना कुछ विषय आ ही जाएगा, तो वो तो जा ही नहीं पाएंगे विदेश दौरे पर। लेकिन ये जो सलाह दी है, उपराज्यपाल ने सलाह दी है कि मुख्यमंत्री को सलाह दी जाती है कि वो इस दौरे पर ना जाए, मेयर लेवल का है, एक्सक्लूसिव डोमेन में चुनी हुई दिल्ली सरकार के ये नहीं आता है। तो इस पर अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने भी अपना जवाब दे दिया है और अपनी राय जो है उन्होंने उपराज्यपाल से अलग रखी है और उन्होंने ये कहा है कि अगर इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यानी जो मुख्यमंत्री होते, प्रधानमंत्री होते हैं, अगर उनके जाने के विषय मतलब वो कहाँ जा रहे हैं, किस विषय पे बोल रहे हैं, अगर इस तरह से उसका इवैल्यूएशन किया जाने लगा तो फिर तो प्रधानमंत्री भी कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि जहां प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जा रहे हैं, वो विषय जो हैं वो केंद्र सरकार के नहीं हैं, वो राज्य सरकार के हैं। तो इस तरह से तो प्रधानमंत्री भी नहीं जा पाएंगे और मुख्यमंत्री भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम जो है मैं जो हूं इस राय से इत्तेफाक नहीं रखता और साफ साफ उन्होंने लिख दिया है उपराज्यपाल को कि आई हम्बली डिफर विद द एडवाइस ऑफ ऑनरेबल एलजी, we will go ahead with the visit, kindly apply for political clearance from the central government। यानी कि जो उपराज्यपाल ने सलाह दी है उससे वो सहमत नहीं है और अब सीधा ये कहना है दिल्ली सरकार का कि अब मुख्यमंत्री विदेश मंत्रालय में
पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए आवेदन देंगे। बुधवार को आपको याद होगा अमृतसर के पास एक गांव में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में जो मारे गए गैंगस्टर्स हैं उनके पास से पुलिस ने गोला बारूद तो बरामद किया ही, साथ ही उनके पास से ड्रग्स भी मिली। और इसको लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है जिसने एक बार फिर पंजाब में चिंता पैदा कर दी है। गैंगस्टर्स और ड्रग्स का क्या है आपस में कनेक्शन, हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की इस रिपोर्ट में आप देखिए। सीमा से लगे अमृतसर के भदना कला गांव में गैंगस्टरों की मौत के बाद उनके पास से पुलिस ने हथियार और गोली बारूद तो जब्त किए ही, ड्रग्स की गोलियां भी मिली। AK-47 ਦੇ ਸਾਨੂੰ 31 ਜਿਹੜੇ ਰੌਂਦ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਦੀ AK-47 ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ। अमृतसर में हुई इस मुठभेड़ से एक बार फिर ये चिंताएं उभर आई हैं कि भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे गांव आतंकियों के साथ साथ ऐसे गैंगस्टरों के लिए भी छुपने की सुरक्षित जगहें हो गई हैं जो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। पंजाब के सरहदी इलाके का गांव भकना कला, जहां कल 2 गैंगस्टर्स को पंजाब पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन जब भी पंजाब के सरहदी इलाकों की बात आती है तो ड्रोन्स, ड्रग्स, नशा, गैंगस्टर, आतंकवादी, पाकिस्तान जैसी बातें अक्सर सामने आती हैं। इस वक्त हम पास के ही भकना कला गांव के पास में दूसरा गांव है महाबा। उस गांव में लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि ये मसला बार बार सरहदी इलाकों में ही क्यों पाया जाता है। इस सरहदी जिलों में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई इधर साडा कोई इन्वेस्टमेंट का कोई अगे कोई कुछ नहीं है, कोई इंडस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कि अगर उसने स्टडी किया तो अप्लाई करेगा किसी जॉब के लिए या अपने बिजनेस के लिए या कुछ भी है। अगर उस चीज़ को उसमें मीन्स आगे वो नहीं जा पाता, जैसे कोई सपोर्ट नहीं करता या किसी तरफ से कुछ उसको वो सपोर्ट नहीं मिलती, तो वो कुछ ऐसा रास्ता चुनता है जिससे उसको लगता है कि हाँ ठीक है, इससे मुझे पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो लाइफ का रिस्क ले भी लेता है। जैसे नशे वगैरह लगा लो, स्मगलिंग लगा लो, जो वो चीज़ कर लो। नजदीक के तरन तारम जिले में नशा मुक्ति केंद्र पहुंचकर मसले का सही अंदाजा होता है। तरन तारन के नशा मुक्ति केंद्र में जिस 28 साल के शख्स का इलाज चल रहा है, उसने हेरोइन के इतने इंजेक्शन लगवाए कि उसकी उंगलियां गैंग्रीन की भेंट चढ़ गईं। 2006 ਚ खत्म की थी। उस तो बाद यार दोस्त 2-4 वजे मिल गए मैंने ते इदा ही थोड़ा पहला तो सेवन करते हैं नशे का, जिमें कैप्सूल ले ले 2 नाल शीशी पी ली और एक्स दी, वो असीं वंड के 3 जने पी लेने ने। फिर हौली हौली सानूं चिट्टे बारे पता लग गया। पहला असीं चिट्टा लाउने हैं पेपर ते, फिर किसी ने कहता सानूं भी टीके च बड़ा नशा हुंदा। असीं फिर एक दूजे नूं वेखिया यूज करके भी इंजैक्शन ला के देख लैंदे आ, इहदे नाल खपा बड़ा हुंदा ते इंजैक्शन लाया ते उहदे नाल नशा बहुत ज़्यादा हो गया सानूं। एफर्ट्स तो चलती रहती हैं बट इट्स नॉट अ लीनियर प्रॉब्लम। द थिंग इज यहाँ पे क्लीन होके जाते हैं, वही सोसाइटी होती है फिर रिलैप्स कर जाते हैं। सो ऑब्वियसली बड़ी एफर्ट्स हो रही हैं, आपने देखा है, लेकिन अभी और ज़रूरत है एफर्ट्स की। पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के लिए ड्रोन के जरिए ड्रग्स की सप्लाई एक बड़ा मसला है। पंजाब के सीमा से लगा माझे का इलाका कला, संस्कृति, राजनीति, विरासत सबका केंद्र रहा है। लेकिन विभाजन के बाद इस इलाके ने कई चुनौतियां सही हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ युद्ध या नशीले पदार्थों की तस्करी का मामला हो। इस इलाके को इसकी खोई हुई पहचान वापस दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। अमृतसर से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में बुधवार शाम ग्राहक बनकर आए पिता और बेटी ने एक सुनार की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। जब व्यापारी ने उन्हें जेवर दिखाए तो बेटी ने उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर झोंककर वहां से भागने की कोशिश की।
लेकिन व्यापारी ने बेटी को पकड़ लिया, जबकि पिता जेवर लेकर वहां से फरार हो गया। लूट की इस वारदात में दामाद भी शामिल था, जो ग्राहक बनकर दुकानदार का अलग से ध्यान भटकाने के लिए पहुंचा था। इस वारदात को अंजाम देने वाले पिता, बेटी और दामाद गिरोह के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लूटी गई सोने की चेन भी इनसे बरामद की है। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई को जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, वो 5 दिन में ही जगह जगह से धंस गया है। चंद दिनों में ही एक्सप्रेसवे का ये हाल देखकर लोग हैरान है, गुस्से में है। यूपी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की पोल पहली ही बारिश ने खोल दी और इसके चलते अरबों रुपए की लागत से बनाए गए इस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। ये तस्वीरें छिरिया सलेमपुर की हैं, जहां एक्सप्रेसवे पर 2 से 3 फुट तक सड़क धंस गई है। बीती रात 2 कारें और एक बाइक यहां पर हादसे का शिकार भी हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मुताबिश हुसैन, जया कौशिक है स्टूडियो में और शुरुआत हम उत्तर प्रदेश से करेंगे। यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा वापस लिया है। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी और दिनेश खटीक ने यहां पर भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो लगाए थे, जिसके बाद इनकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से और अब खबर यह है कि ये पहले की तरह काम करने के लिए अब तैयार है। तो अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी दिनेश खटीक ने मुलाकात की थी। आपको बता दें, जातिगत भेदभाव का भी वो गंभीर आरोप लगा रहे थे। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, यहाँ पर दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा जरूर वापस ले लिया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने अभी कई चुनौतियां हैं, क्योंकि एक उन्नाव के विधायक है, उनकी चिट्ठी भी काफी वायरल है। वो भी जातिगत भेदभाव की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। यहाँ क्या खबरें आपको मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जैसा आप कह रही हैं कि चौतरफा हमला हुआ योगी आदित्यनाथ के ऊपर, और सबसे बड़ी बात यह है जया कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लगभग सभी मंत्री कुछ को छोड़ दे तो ये शिकायत करते हैं कि उनके विभाग में उनकी सुनी नहीं जाती, अधिकारी मुख्यमंत्री की कार्यालय की सुनते हैं। और यही वजह है कि जब दिनेश खटीक ने इस्तीफा दिया तो अपने पत्र में लिखा कि उनके विभाग के अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है, हर घर जल योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, नमामि गंगे में भ्रष्टाचार हो रहा है। और जब उन्होंने भ्रष्टाचार की बात बताने के लिए अधिकारी को फोन किया तो अधिकारी ने उनका फोन तक नहीं उठाया, उनको कोई काम नहीं दिया गया है। और वो इसलिए क्योंकि वो दलित और उनको तवज्जो नहीं दी जाती। उन्होंने साफ तौर पर खुल के बोला कि जो उनके सीनियर मिनिस्टर है स्वतंत्र देव सिंह, वो भी उनकी नहीं सुनते, उनको बैठकों में नहीं बुलाया जाता है। तो उसके बाद से चीजें और बड़ी, कुछ जैसे आपने जिक्र किया उन्नाव के एक विधायक, उन्होंने लेटर लिखा। उसके बाद हरदोई के एक विधायक है, उन्होंने भी लिखा कि जूनियर इंजीनियर उनकी बात नहीं सुन रहा है। तो तमाम विधायक, मंत्री और सांसद, कि आपको याद होगा जया 2018 में, माफ कीजिएगा 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले भी ऐसी ही बैठकें हुई थी और तमाम विधायक सांसदों ने आरोप लगाया था कि इनकी सुनवाई नहीं होती, उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं। अब ये शिकायत वापस आई है। इधर केशव मौर्य ने भी बयान दिए हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वही प्रधानमंत्री से 2 दिन पहले मिले थे दिल्ली में। उन्होंने कहा है कि अगर मंत्रियों के नहीं सुनेंगे अधिकारी तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। तो ये सब काफी कुछ हो रहा है। और इधर दिनेश खटीक कल मिले मुख्यमंत्री योगी से, लगभग आधे घंटे मुलाकात चली। बैठक में स्वतंत्र देव सिंह भी थे और योगी ने उनको आश्वासन दिलाया कि विभाग में उनकी सुनी जाएगी। अफसरों को भी निर्देश दे दिए गए कि दिनेश खटीक एक मंत्री हैं, उनका सम्मान किया जाए, उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए। और ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उन्होंने अपने मंत्रालय में, उसकी भी योगी जांच कराएंगे। और दूसरी तरफ जितिन प्रसाद भी वापस लखनऊ पहुंच गए। वो भी थोड़ा सा नाराज होकर दिल्ली आ गए थे क्योंकि उनको योगी से काफी फटकार लगाई गई थी, जो अनियमितताएं पाई गई उनके विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। तो उनको भी मना लिया गया है। तो कोशिश योगी की तरफ से यह है कि आला कमान के पास चूंकि बात पहुंच गई थी, दिनेश खटीक पहुंचे थे यानी जेपी नड्डा के पास, उसके बाद से चीजें उत्तर प्रदेश में सुलझा ली जाए तो बेहतर है। तो इसीलिए अब योगी, जो काफी आपने देखा होगा आक्रामक रहते हैं, अग्रेसिव रहते हैं, वो अब इन मंत्रियों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे। उधर केशव मौर्य भी, लेकिन सौरभ, यहाँ पर जरूर इनको मना लिया गया हो, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली सरकार में मंत्री अगर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के तो ये गंभीर है। बिल्कुल गंभीर है। और वो भी ऐसी योजना, नमामि गंगे योजना, जो कि केंद्र की एक फ्लैगशिप योजना है। हर घर जल योजना एक केंद्र की फ्लैगशिप योजना है।
इन दोनों योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है। ये बात तो खुद जांच में सामने आई है। हमने देखा किस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग के जो जितिन प्रसाद उनके मंत्री, उनके ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटाया गया क्योंकि जांच में पाया गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया ट्रांसफर पोस्टिंग में। कुछ और वरिष्ठ अधिकारियों को पीडब्ल्यूडी के हटाया गया। तो जाहिर सी बात है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली, उनका एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है कि उत्तर प्रदेश में भी खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति चुनी गई हैं। द्रौपदी मुर्मू ने बड़े अंतर से ये जीत हासिल की है। उन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया और गैर एनडीए दलों ने भी उन्हें बड़े पैमाने पर समर्थन दिया। और यही नहीं, विपक्ष की ओर से क्रॉस वोटिंग भी इनके लिए हुई और कम से कम 17 सांसदों और 100 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। जीत पर यशवंत सिन्हा ने मुर्मू को बधाई दी और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी द्रौपदी मुर्मू के घर जाकर उनको बधाई दी। और साथ ही विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई संदेश दिया। मयूरभंज से दिल्ली तक दिखता रहा जश्न। आखिर देश को मिली है पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, जो सुदूर ओडिशा के मयूरभंज से आई है। जीत पक्की होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावी राष्ट्रपति के घर जा पहुंचे। उन्होंने गुलदस्ता देकर उनको बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े केंद्रीय मंत्री और नेता उनके घर बधाई देने पहुंचते रहे। जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जीती, उनके घर पे जश्न का माहौल शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले पहुंचे उनके बधाई देने के बाद और तब से यहाँ पर सांस्कृतिक नृत्य चल रहा है। तमाम मंत्री कैबिनेट के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। पूरी जो व्यवस्था है उन्होंने देखी। अर्जुन राम मेघवाल आपको दिखेंगे और ये तस्वीर बताती है कि देश कितना गौरवान्वित है। यहाँ पर अभिनंदन नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश की पहली ट्राइबल राष्ट्रपति बन चुकी हैं। दरअसल तीसरे दौर की गणना के बाद ही द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की हो गई थी। वो 5,77,000 मूल्य के वोट हासिल कर चुकी थी, जो बहुमत से ज्यादा है। उन्हें 9 गैर एनडीए और विपक्षी दलों जैसे बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, अकाली दल, एआईएडीएमके, टीडीपी, शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी वोट मिले। खुद यशवंत सिन्हा ने अंतिम फैसले से पहले ही हार कबूल की और उन्हें जीत की बधाई दी। फिर बधाइयों का तांता लगा रहा। दोनों के व्यक्तित्व में देखेंगे तो उनका व्यक्तित्व जो है गरीबों को रिप्रेजेंट करने वाला, ट्राइबल को रिप्रेजेंट करने वाला, एक लगातार सरल सहज स्वभाव के व्यक्तित्व, यह द्रौपदी मुर्मू जी का व्यक्तित्व है। 2,824 first preference votes, the value of which is 6,76,803. 1,877 first preference votes were secured by Shri Yashwant Sinha, value of which is 3,80,177. As the first preference vote secured by Shrimati Draupadi Murmu was greater than the requisite quota, I, in my capacity as returning officer, declared that Shrimati Draupadi Murmu has been duly elected to the office of the President of India. इसी बीच ये खबर भी आई कि उपराष्ट्रपति चुनाव से तृणमूल कांग्रेस अलग रहेगी। इसके लिए जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा में मुकाबला है। In the upcoming vice presidential polls, it is neither supporting question of 6 तारीख को उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी गैर हाजिर रहेगी। एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने उम्मीदवार का नाम तय किया है, उसके लिए उन्होंने उस पार्टी से भी चर्चा नहीं की जिसके दोनों सदनों में 35 सांसद हैं। इसीलिए हम वोटिंग से गैर हाजिर रहेंगे। लेकिन फिलहाल की खबर यह है कि देश की 15वीं राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं की कमांडर फिर से एक महिला होने जा रही हैं। प्रतिभा पाटिल के बाद वे दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। सोमवार 25 जुलाई को वे शपथ लेंगी। इस बड़ी जीत के साथ ही द्रौपदी मुर्मू
आजादी के बाद देश की पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। इस जीत के बाद जहां एनडीए राजनीतिक तौर पर मजबूत हुई है, वहीं जिस वैचारिक लड़ाई के दावे के साथ यशवंत सिन्हा चुनाव मैदान में उतरे थे, उसमें बड़ी दरारें साफ तौर पर दिखाई दी। जाहिर है यशवंत सिन्हा को मिली इस करारी हार के बाद आने वाले उपराष्ट्रपति चुनावों और 2024 की चुनौती विपक्ष के सामने और बड़ी हो गई है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुन ली गई हैं और अब ओडिशा के मयूरभंज से ताल्लुक रखती हैं और एक छोटे से गांव से इन्होंने जो है अपनी शुरुआत की थी, अपने सफर की, और अब पहली नागरिक जो है वो देश की बनी है। तो जैसे ही ये खबर आई उनकी जीत की, आप देख सकते हैं दिल्ली, गोरखपुर, रांची, गुवाहाटी, वाराणसी, देश का वो शायद ही कोई राज्य, कोई इलाका, कोई शहर होगा जहां इस तरह के जश्न की तस्वीरें निकलकर सामने ना आई। और 25 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करने वाले विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि देशवासियों को उम्मीद है कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में वो बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान की संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगी। साथ ही उन्होंने लिखा कि परिणाम चाहे जो भी रहा हो, इस चुनाव से भारतीय लोकतंत्र को फायदा हुआ है। अधिकांश विपक्षी दल एक मंच पर आए और मैं विपक्ष के नेताओं से अपील करता हूं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी न सिर्फ एकता बनाए रखें बल्कि इसे और मजबूत करें। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। और वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव होने जा रहे 6 अगस्त को होना। और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का मुकाबला विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा से है। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार के चयन में उस पार्टी से चर्चा तक नहीं की गई जिसके दोनों सदनों में 35 सांसद हैं। इधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का इसको लेकर कहना है कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ टकराव नहीं चाहती हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है। ये दार्जिलिंग पैक्ट के चलते हेमंत बिस्वा शर्मा, ममता बनर्जी, गवर्नर साहब में अपने में एक समझौता हुई कि हमें मदद करो, तुम्हारी भलाई होगी। इसका मतलब ये बीजेपी के साथ टकराव, दुश्मनी नहीं चाहती बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ये मेरा अपना ये अनुभव है। और अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जैवलिन की वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो 2 भारतीय खिलाड़ी कौन पहुंचे हैं। पूरी खबर ब्रेक के बाद। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की रिहाई के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन पर निशाना साधा। संसद में जवाब देते उन्होंने कहा कि ये समझना जरूरी है कि कौन फैक्ट चेकर है और कौन फैक्ट चेकर के पीछे रहकर समाज में तनाव खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। उनके खिलाफ कोई शिकायत करता है तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है, उन्होंने कहा। साथ ही आरजेडी सांसद मनोज झा के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने यह जवाब दिया था। मनोज झा ने सवाल पूछा था कि नफरती बयान देने वालों के खिलाफ या तो कार्रवाई नहीं होती या फिर सांकेतिक होती है, लेकिन फैक्ट चेकर के खिलाफ कार्रवाई होती है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके जो रूल्स है कंटेंट को लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है। सर ये भी जानना जरूरी है कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरी तरह के अपराध। फैक्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे, ये भी करना बहुत आवश्यक है। और उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है तो कानून उसके लिए अपना काम करता है, जिसके ऊपर सर हमारा मंत्रालय सीधी कोई कार्रवाई नहीं करता। अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था को देखने में वहां कानून काम करता है। सर
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर एक तरह से विवाद हो गया है, संग्राम छिड़ गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की वर्ल्ड सिटीज समिट कार्यक्रम में उनको हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर की सरकार ने न्योता दिया था, जहां उन्हें ग्लोबल लीडर्स के सामने दिल्ली मॉडल के बारे में जानकारी देनी थी। अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी आमने सामने आ गए हैं। एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के सिंगापुर जाने के आवेदन को खारिज कर दिया। उपराज्यपाल ने यह कहते हुए मुख्यमंत्री के आवेदन को खारिज किया कि जहां उनको जाना है वहां मेयरों का प्रोग्राम है, मेयर्स को जाना चाहिए, वहां मुख्यमंत्री को नहीं जाना चाहिए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने भी लिखा कि मैं माननीय उपराज्यपाल की सलाह से सहमत नहीं हूं और मैं सिंगापुर जाऊंगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया कि वो सिंगापुर दौरे के लिए सीधा विदेश मंत्रालय में आवेदन देंगे और उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय भी मुख्यमंत्री की तरह उपराज्यपाल की एडवाइस से, उनकी सलाह से सहमत नहीं होंगे और अनुमति देंगे। ये कहना है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का। जैसा कि अटकलें लग रही थी, संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, वही हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे पर रोक लग गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जो फाइल जो दिल्ली सरकार ने भेजी थी उपराज्यपाल के पास में मंजूरी के लिए, वो दिल्ली सरकार को भेज दी है और उसमें उन्होंने जो है ये साफ लिख दिया है कि पहली नज़र में ये जो कार्यक्रम है ये मेयर लेवल का लग रहा है और इसमें जो विषय डिस्कस होने हैं ये अर्बन गवर्नेंस के अलग अलग एस्पेक्ट हैं जो कि दिल्ली सरकार के एक्सक्लूसिव डोमेन में नहीं आते। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली के अंदर जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, ये जो विषय है दिल्ली सरकार जिन पर काम करती है, इन विषयों पर वो एक्सक्लूसिव काम नहीं करती बल्कि एमसीडी भी जो है काम करती है उस विषय पर, एनडीएमसी भी उस विषय पर काम करती है। तो क्योंकि उनके एक्सक्लूसिव डोमेन में ये नहीं आते हैं, मेयर लेवल का ये प्रोग्राम है, तो इसीलिए जो है सलाह दी जाती है कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में ना जाए। हालांकि अगर आप ठीक से देखें तो ये जो एक्सक्लूसिव डोमेन वाली बात की है कि इसमें अर्बन गवर्नेंस के अलग अलग एस्पेक्ट डिस्कस होने हैं जो कि एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं है दिल्ली सरकार का, तो अगर यही आधार बनाया जाएगा तो फिर तो अरविंद केजरीवाल कभी भी विदेश नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो एक शहर के ही तो मुख्यमंत्री हैं और जब शहर की गवर्नेंस, अर्बन गवर्नेंस की बात आएगी तो अलग अलग एस्पेक्ट की बात आएगी ही। और दिल्ली में कोई एक एजेंसी नहीं है, कई अलग अलग एजेंसी जो हैं वो मिलकर काम कर रही होती हैं। चाहे वो सड़क बनाने की बात हो तो सड़क तो पीडब्ल्यूडी भी बना रही होती है और जो छोटी सड़कें हैं, गलियां हैं, ये एमसीडी भी बना रही होती है। तो अगर एक्सक्लूसिव डोमेन की बात आएगी तो अरविंद केजरीवाल तो केवल इस बार नहीं बल्कि कभी भी जो है जब ये बुलाया जाएगा कुछ ना कुछ विषय आ ही जाएगा, तो वो तो जा ही नहीं पाएंगे विदेश दौरे पर। लेकिन ये जो सलाह दी है, उपराज्यपाल ने सलाह दी है कि मुख्यमंत्री को सलाह दी जाती है कि वो इस दौरे पर ना जाए, मेयर लेवल का है, एक्सक्लूसिव डोमेन में चुनी हुई दिल्ली सरकार के ये नहीं आता है। तो इस पर अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने भी अपना जवाब दे दिया है और अपनी राय जो है उन्होंने उपराज्यपाल से अलग रखी है और उन्होंने ये कहा है कि अगर इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यानी जो मुख्यमंत्री होते, प्रधानमंत्री होते हैं, अगर उनके जाने के विषय मतलब वो कहाँ जा रहे हैं, किस विषय पे बोल रहे हैं, अगर इस तरह से उसका इवैल्यूएशन किया जाने लगा तो फिर तो प्रधानमंत्री भी कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि जहां प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जा रहे हैं, वो विषय जो हैं वो केंद्र सरकार के नहीं हैं, वो राज्य सरकार के हैं। तो इस तरह से तो प्रधानमंत्री भी नहीं जा पाएंगे और मुख्यमंत्री भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम जो है मैं जो हूं इस राय से इत्तेफाक नहीं रखता और साफ साफ उन्होंने लिख दिया है उपराज्यपाल को कि आई हम्बली डिफर विद द एडवाइस ऑफ ऑनरेबल एलजी, वी विल गो अहेड विद द विजिट, काइंडली अप्लाई फॉर पॉलिटिकल क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो उपराज्यपाल ने सलाह दी है उससे वो सहमत नहीं है और अब सीधा ये कहना है दिल्ली सरकार का कि अब मुख्यमंत्री विदेश मंत्रालय में पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए आवेदन देंगे। आगे बढ़ते हैं। पटना से दिल्ली जा रही एक फ्लाइट में सवार होने के बाद एक यात्री के ये कहने पर काफी हड़कंप मच गया कि उसके बैग में बम है। हवाई जहाज को तुरंत खाली कराया गया, बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा, जहाज की जांच की गई, इसमें कुछ भी नहीं मिला। बैग में बम लेकर चलने की बात कहने वाले यात्री गुरप्रीत सिंह के बैग में कुछ नहीं मिला। फिलहाल उसको हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ भी की गई। इस फ्लाइट को आपको बता दें कि कल रात 8:20 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई को, आपको याद होगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, वहां पर भाषण भी दिया था। उसके ठीक 5 दिन बाद जगह जगह से वो धंस गया है और चंद दिनों में ही एक्सप्रेसवे का ये हाल देखकर सभी लोग हैरान हैं, गुस्से में हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की पोल पहली ही बारिश ने खोल दी। इसके चलते अरबों रुपए की लागत से बनाए गए इस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें छिरिया सलेमपुर की है, जहां एक्सप्रेसवे पर 2 से 3 फुट तक सड़क धंस गई और बीती रात 2 कारें और एक बाइक यहां हादसे का शिकार भी हो गई। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में बुधवार शाम ग्राहक बनकर आए पिता और बेटी ने एक सुनार की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। जब व्यापारी ने उन्हें जेवर दिखाए तो बेटी ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और जेवर लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी ने बेटी को तो पकड़ लिया जबकि पिता जेवर को लेकर वहां से फरार हो गया। लूट की इस वारदात में दामाद भी शामिल था, जो कि ग्राहक बनकर दुकानदार में पहुंचा था, अलग से ध्यान बटाने के लिए वो पहुंचा था। और इस वारदात को अंजाम देने वाले पिता, बेटी और दामाद गिरोह के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लूटी गई सोने की चेन भी इनसे बरामद की है। और वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है किन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू। दूसरी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग में शामिल नहीं होगी टीएमसी। तीसरी खबर, दिल्ली से, जहां सिंगापुर दौरे पर एलजी और सीएम आ गए हैं आमने सामने, हो रहा है टकराव। चौथी खबर, मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है संसद के भीतर कि समझे कौन है फैक्ट चेकर। पांचवी और आखिरी खबर, 5 दिन में कई जगह से धंसा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।